नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। राजनीति में ना कभी दोस्ती स्थायी होती है, ना कभी दुश्मनी। राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। झारखंड में सत्ता हासिल करने की हर संभावना पर सियासी पार्टियां मंथन कर रही हैं। शायद यही कारण है विरोधियों पर भी फूंक फूंक कर हमले बोले जा रहे हैं। कुछ लोग तो विरोधियों पर चुप्पी साधे हुए हैं और उस चुप्पी के मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं सियासी दलों के नारे भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। हम आज सियासी पार्टियों के स्लोगन का भी करेंगे डीएनए टेस्ट। साथ ही बात होगी बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के एक ऐसे ऐलान की जिसका अगर पालन हो गया तो बिहार में बीमारी से हर साल असमय मरने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो जाएगी। साथ ही सीएम मांझी के समर्थन में उतरे वृषण पटेल की भी चर्चा करेंगे। झारखंड में सियासत ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के फॉर्मूले पर चलती नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी शिबू की इस दरियादिली को पॉजिटिव पॉलिटिक्स बता रही है। झारखंड की सियासत के दिशोम गुरु एक बार फिर से सक्रिय हैं। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन पार्टी को मजबूत करने में शिद्दत से जुटे हैं। दूसरी पार्टी के नाराज लोगों को पार्टी में जोड़ने और टिकट बंटवारे पर मंथन में उनका समय बीत रहा है। जाहिर है उनका मकसद जेएमएम को झारखंड में पूर्ण बहुमत दिलाना है। लेकिन इस बीच सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि गुरुजी पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। यार मुकाबला करना तो मैदान की बात है ना, क्या मुंह से होता है। अपना अपना तरीका से करता है, करने दीजिए, कौन मना करेगा। आप लोग लड़ाई के मैदान में दिख लीजिए ना, वाले बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। इससे पहले गुरुवार को भी पत्रकारों ने गुरुजी से नरेंद्र मोदी की झारखंड में होने वाली रैलियों के बाबत सवाल पूछे थे, लेकिन तब भी उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मोदी के खिलाफ दिशोम गुरु की इस चुप्पी को झारखंड बीजेपी के नेता पॉजिटिव पॉलिटिक्स मान रहे हैं। कहा भी गया है कि आप इतना किसी से साथ दुश्मनी न कर लें कि कल फिर आंख मिलाने में भी आपको प्रॉब्लम हो। तो स्वाभाविक राजनीति में इतनी गुंजाइश तो रखता ही है लोग, और रखना चाहिए, मेरे ख्याल से रखना चाहिए। लेकिन राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है। और दूसरी गुंजाइश ये है, वो जानते हैं कि भाई मोदी जी अपने कार्यकाल में भगवान करे कि लंबी आयु गुरु जी को दे, लेकिन जानते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाले हैं। अब वो कब तक संभालेंगे सब लोग जानता है। इसलिए लोगों को लगता है कि बोलने से कोई फायदा तो है नहीं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स मतलब संभावनाओं का खेल, और इस खेल में जेएमएम को महारत हासिल है। वो सूबे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ सत्ता में रह चुकी है। जेएमएम का अब कांग्रेस से गठबंधन टूट चुका है और चुनाव बाद सत्ता के लिए बीजेपी से गठजोड़ का रास्ता बंद नहीं करना चाहता। शायद यही वजह है कि शिबू सोरेन ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, रांची। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉजिटिव पॉलिटिक्स है क्या, इसके मायने क्या हैं। आशुतोष चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता रांची से। आशुतोष, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है और इस पॉलिटिक्स के तहत शिबू सोरेन मोदी पर हमला करने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स किसके लिए पॉजिटिव है? देखिए, वाकई ये आश्चर्य की बात है। और कल जिस तरह से हम लोगों ने मोदी से संबंधित रैलियों के बारे में शिबू सोरेन से सवाल पूछे, उसमें बड़े ही खामोश तरीके से कह सकते हैं कि टालने वाले अंदाज से उन्होंने, हल्के नरमी वाले अंदाज से उन्होंने जवाब दिया। आज भी उनका जवाब कुछ वैसा ही था। बात समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और कुछ ऐसा ही कह सकते हैं कि हमने अंदाज़ा लगाया था कि कहीं ये बात तो नहीं है कि शिबू सोरेन वाकई नरेंद्र मोदी के प्रति नरमी बरत रहे हैं। और उसका जवाब जिस तरह से सीपी सिंह ने दिया है वो बात साफ हो गई है कि शिबू सोरेन वाकई अभी जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर वाली स्थिति है। और इसका फ़ायदा अगर झारखंड के इतिहास को आप पलट कर देखेंगे तो इसी के तहत शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि बहुत कम समय तक उनको मौका मिला। आप देखे होंगे कि हेमंत सोरेन को भी मौका मिला बीजेपी के साथ सरकार बनाने का, उसके बाद कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का।
तो शिबू सोरेन को ये पता है कि झारखंड में अगर सियासत करनी है तो अपॉर्चुनिस्ट की सियासत काफी मायने रखती है। और ये कह सकते हैं इतिहास कि भी जो रहा है लचीला रवैया आशुतोष। होता है वो अपनाना। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जेएमएम दरअसल अवसरवादी राजनीति की आदत रही है, कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ। ऐसे में तमाम दरवाजे वो खोल कर रखना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि जनता के पास मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। देखिए, झारखंड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। आप शहरी क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र में जरूर वोटर हैं, वो चेहरा देखकर या फिर कैंडिडेट देखकर या फिर पार्टियों की नीतियां क्या हैं उस पर वोट करते हैं। लेकिन अगर जब आप गांव की तरफ जाते हैं, रूरल सेक्टर में जाते हैं, तब वहाँ कुछ खास चेहरे अहम रहते हैं और उन खास चेहरों में दिसोम गुरु का भी एक चेहरा आता है। और कई जैसे कि निर्दलीय जो जीत कराते हैं वो अपनी चेहरे और अपने कामों की बदौलत जीत कराते हैं, और उनके आगे कोई भी जनता के आगे, वहाँ की जनता के आगे ये कोई एजेंडा नहीं होता है कि उनका नेता किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका एजेंडा क्या है आगे। शायद इसी बात का फायदा होगा। उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं झारखंड के नेता। तमाम दरवाजे खुले रखे होते हैं उनके लिए, और जब चुनाव खत्म हो जाए तो जिस दरवाजे में इंटर करना बेहतर उन्हें लगता है, मुफीद लगता है, उस दरवाजे में इंटर कर जाते हैं। और शायद चुनाव के बाद परिस्थिति कुछ ऐसी ही हो सकती है, बीजेपी के साथ जाने की स्थिति होगी, बेहतर स्थिति होगी तो शायद जेएमएम ये फैसला करेगा, और यही वजह है कि जेएमएम की ये रणनीति है। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जंग कोई भी हो, असली या चुनावी, बिना नारों के इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। चुनाव में तो खासतौर पर राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान में दम और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इनका खूब इस्तेमाल करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दलों ने अपने नारे तैयार कर लिए हैं, लेकिन समय के साथ इनमें बदलाव के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सियासी दल मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। जंग फतह करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए तमाम दल इस बार नए नारे के साथ मैदान में है। अब जैसे माननीय मोदी जी का है, सबका साथ सबका विकास, यानी 125 करोड़ जनता का साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे। अब उसके अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, अगड़ा है, पिछड़ा है, गरीब है, अमीर है, सारी चीज़ें हुई। हर चुनाव में सियासी दल नए नारे के साथ चुनाव में उतरते हैं। नारे में पार्टी का विजन छुपा होता है। आइए झारखंड में अब तक हुए चुनावों में विभिन्न दलों के नारों पर एक नजर डाल लेते हैं। 2005 में बीजेपी का नारा था शक्तिशाली बीजेपी, समृद्धशाली झारखंड। 2009 में बीजेपी का नारा था विकास युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सुखी समृद्ध झारखंड। और 2014 में बीजेपी का नारा है पूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास। अब बात जेवीएम की। 2009 में जेवीएम का नारा था जय शांत जय विकास। 2014 में बाबूलाल का नारा है कहो दिल से बाबूलाल फिर से। अब बात कांग्रेस की। साल 2005 में कांग्रेस का नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। 2009 में कांग्रेस ने नारा दिया चुने उन्हें जिन्हें देश ने चुना है। और इस साल कांग्रेस का नारा है जनता पूछे एक सवाल, क्या किया 10 साल। साल 2005 में आरजेडी ने हर बेरोजगारों को रोजगार, हर खेत को पानी का नारा दिया था। 2009 में नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। और 2014 में आरजेडी का नारा है 9.5 साल बनाओ 14 महीना। अब बात जेएमएम की। 2005 में जेएमएम का नारा था जल, जमीन और जंगल को बचाना है, जेएमएम को सत्ता में लाना है। 2009 में ये नारा बदला राज्य का सम्मान बढ़ाना है, फिर से गुरुजी का शासन लाना है। और साल 2014 में जेएमएम का नारा है बनाएं पहली बार जेएमएम की बहुमत वाली सरकार। जेएमएम को भरोसा है कि इस नारे के सहारे उसकी पार्टी झारखंड में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। नारा संदेश का काम करती है, आपके सोच का एक झलक है कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। क्योंकि आप अपना मंशा जाहिर करते हैं
तो आपके मंशा से जो लोग जुड़ते हैं उनकी जो चाहत है वो यदि मेल खा जाती है तो उसका लाभ आपको मिलता है। दरअसल नारों के सहारे दल मैदान मारने का भले ही दम भरते हों, लेकिन हकीकत यही है कि नारा और नारेबाजी में फर्क होता है, क्योंकि बाद में हर नारा सियासत के नक्कार खाने की महज स्तुति साबित होकर रह जाता है। आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, रांची। वैसे झारखंड गठन में अबुआ दिशोम और अबुआ राज जैसे नारों की अहम भूमिका थी। नरेंद्र मोदी को पीएम की गद्दी तक पहुंचाने में अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आ गए और सबका साथ सबका विकास जैसे नारों की अहम भूमिका रही। झारखंड चुनाव में भी सियासी दल कुछ ऐसे ही नारों के जरिए बदलाव का सपना लोगों को दिखाने में जुट गए हैं। कुछ नारे तो ऐसे हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और कुछ नारे ऐसे हैं जिसके आव भाव तो वैसे ही हैं, लेकिन पार्टियों की जादूगरी देखिए। शब्दों का ऐसा हेरफेर किया कि जनता को लगे जैसे उनके हित में पार्टियों ने कोई नया नारा ला दिया है। लेकिन कहते हैं ना, ये जनता है सब जानती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर। ब्रेक के उस पार हम बिहार के सीएम जीतन राम मांझी की बात करेंगे। अब तक जीतन राम मांझी अलग थलग नजर आ रहे थे, लेकिन आज एक मंत्री वृषण पटेल उनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये जेडीयू का डैमेज कंट्रोल है, समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। अपने दामाद को पीए बनाने के मामले पर चौतरफा घिरे बिहार के सीएम जीतन राम मांझी को शिक्षा मंत्री वृषण पटेल का समर्थन मिला है। इस मामले पर शिक्षा मंत्री ने सीएम का बचाव किया है। हम तो लगता है कि मुख्यमंत्री ने बड़प्पन का परिचय दिया कि अब ये एक अपने संबंधी को उन्होंने अपना निजी सचिव बनाया जिसकी जानकारी उनको नहीं थी, और यूं ही उनको इसकी जानकारी दी गई उन्होंने उनको हटा दिया। अपनी गलती को स्वीकार करने वाला कम लोग मिलते हैं, इसलिए हम तो आप लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि गलती की जानकारी मिली और उसको करेक्टिव मेजर को उन्होंने लागू किया। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और वहीं शिक्षा मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम मांझी बीजेपी पर भारी हैं और वे बीजेपी के सीने पर मूंग दलने की ताकत रखते हैं। जो लोग ये समझते हैं बीजेपी के लोग कि ये जीतन राम मांझी कोई कमजोर मुख्यमंत्री है, ये बीजेपी के कलेजा पर मूंग दलर के और वो राज करेगा जीतन राम मांझी। लेकिन इस बयान के मायने क्या हैं? आइए करते हैं डीएनए टेस्ट। दरअसल मुख्यमंत्री बतौर जीतन राम मांझी का कार्यकाल सियासी विवादों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उनके बयान जेडीयू के लिए भी सरदर्द साबित होते आए हैं और यही वजह है कि बीजेपी को नीतीश और मांझी के बहाने जेडीयू में दरार दिखाई दे जाती है। जाहिर है जब ऐसा है तब मांझी किसी पतवार की माफिक दिखाई देने लगते हैं, कभी बीजेपी के हाथ में तो कभी जेडीयू के हाथ में। अब गुरुवार की ही बात लीजिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मांझी के साथ कैबिनेट के 5 मंत्रियों को पहुंचना था। सीएम पहुंचे लेकिन एक भी मंत्री नहीं पहुंचे और जो दिखा वो जेडीयू के भीतर विवाद की एक और तस्वीर की तरह दिखा। बीजेपी को ऐसे ही मौके का इंतजार रहता है, मांझी को बीच में रखकर जेडीयू खासकर नीतीश पर ताबड़तोड़ हमला करने का मौका। बीजेपी ने यही किया। हालांकि मांझी को लेकर अब तक बीजेपी इस आरोप को भी झेलती आ रही थी कि मांझी के लिए उसने सॉफ्ट कॉर्नर वाला रुख अख्तियार कर रखा है, लेकिन वृषण पटेल जैसे नेताओं के मांझी के समर्थन में आने के बाद उसने अपने रुख में बदलाव कर लिया है और अब दामाद के नाम पर मांझी को निशाने पर ले लिया है। दरअसल इसके पीछे जेडीयू की भी एक रणनीति उजागर होती है, डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति। मांझी को अलग थलग करने का आरोप झेलने के बाद उनके समर्थन में बयान देकर वृषण पटेल के जरिए जेडीयू ने दरार को भी भरने की कोशिश की। पुरवैया डीएनए में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं और बात सीएम मांझी की करेंगे, लेकिन सीएम मांझी की उस पहल की बात होगी जिसका अगर असर हुआ तो बिहार तंबाकू मुक्त हो सकता है।
तंबाकू की लत ऐसी महामारी है जो दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रतिदिन तंबाकू के सेवन के कारण 2500 लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जहां बिक्री पर प्रतिबंध है वहां चोरी छिपे, और जहां प्रतिबंध नहीं है जाहिर तौर पर वहां खुलेआम बिक्री होती है। इन सब के बीच बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर तंबाकू और तंबाकू से बने हर सामान की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। हम आज जो जर्दा है, पान मसाला है, सुगंधित सुपारी है, सुगंधित तंबाकू है, ये सब के निर्माण में, भंडारण में, परिवहन में, वितरण में, प्रदर्शन में, विक्रय में और क्रय पर आज हम प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हैं। जी हां, बिहार में पहले गुटखा पर प्रतिबंध लगा और अब सीएम जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है तंबाकू और तंबाकू से बने हर सामान की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का। कैंसर जागरूकता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह ऐलान किया। हम आज जो जर्दा है, पान मसाला है, सुगंधित सुपारी है, सुगंधित तंबाकू है, ये सब के निर्माण में, भंडारण में, परिवहन में, वितरण में, प्रदर्शन में, विक्रय में और क्रय पर आज हम प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हैं। वहीं तंबाकू पर रोक लगाने की सीएम की घोषणा का लोग एक सुर में स्वागत कर रहे हैं। तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी खाते हैं। उसके आधार पर भी यहाँ देखिए बच्चा तक भी तंबाकू खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रशासन को और पुलिस को, उन लोगों को सबसे पहले इसमें भागीदारी लाना चाहिए और साथ में आम जनता को भी इसमें सबसे पहले भागीदार बनना चाहिए। ज़रूरी है कि तंबाकू जो है सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और इससे कैंसर होता है। फैक्ट्री उसको पूरा बंद करवा देना चाहिए, चाहे उससे सरकार को टैक्स मिले चाहे ना मिले, वो बात की बात है। हालांकि बिहार में गुटखा की खरीद बिक्री पर पहले से ही रोक लगी है, लेकिन रोक के बावजूद राजधानी पटना के कई इलाकों में गुटखा की बिक्री चोरी छिपे होती है और ये बात खुद सीएम जीतन राम मांझी भी मानते हैं और इसके लिए उन्होंने खुलकर अधिकारियों की मिलीभगत की बात मानी। साथ ही सख्त लहजे में जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी। गुटखा पहले से हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। गुटखा का सेवन निश्चित रूप में निषेध है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी दुकानों में गुप्त रूप में या सीधे भी बिक्री होती है। हम सरकार में है, कहने में कोई गुंजाइश नहीं कि हमारे पदाधिकारी इसमें शिथिलता बरतते हैं। आज तक किसी के अगेंस्ट में कोई केस मुकदमा नहीं हुआ है। हम आज निर्देश देना चाहते हैं अपने पदाधिकारियों को कि आप सचेत हो जाएं। 15 दिन 1 महीना के अंदर इसमें अगर अभियान चला करके अगर मुकदमा नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेवारी हम पदाधिकारियों पर सौंपेंगे, उसको देंगे। सीएम का कबूलनामा और तंबाकू पर रोक लगाने की घोषणा इस बात की उम्मीद जगाती है कि आने वाले दिनों में बिहार तंबाकू मुक्त राज्य बनेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि लोग भी सीएम के साथ तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ लें। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, तंबाकू या तंबाकू से बने किसी भी वस्तु का आजीवन सेवन नहीं करूंगा तथा सदा चेष्टा करूंगा कि मेरे परिवार के ऐसे सदस्य एवं मेरे मित्र जो इसका सेवन करते हैं इस आदत को छोड़ दें। धन्यवाद। अमित कुमार के साथ सुनील पांडे, जी मीडिया, पटना। दरअसल दुनिया भर में हर साल 55 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन की वजह से होती है। विश्व में हुई कुल मौतों का लगभग 5वां हिस्सा भारत में होता है, यानी भारत में लगभग 11 लाख लोग तंबाकू सेवन के चलते मरते हैं। राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन संगठन के मुताबिक भारत में प्रतिदिन तंबाकू सेवन और धूम्रपान के कारण लगभग 2500 लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही इसके कारण कैंसर और हृदय रोग के अलावा अनेक लोग अस्थमा और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित रहते हैं।
WHO के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू सेवन का कड़ाई से विरोध करने वाले विज्ञापनों एवं तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर सचित्र चेतावनी के कारण कई देशों में धूम्रपान की शुरुआत करने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है और धूम्रपान का त्याग करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर बिहार के सीएम सूबे में तंबाकू के प्रतिबंध की बात कह रहे हैं और अगर सच में ये धरातल पर लागू हो जाए तो यहाँ भी इसके कारण होने वाली मौत में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि लोग तंबाकू जनित बीमारियों से बचेंगे। फिलहाल पूर्वया डीएन में बस इतना ही। नमस्कार।